और नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आरटीई को लेकर। आरटीई प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाए जाने वाले बच्चों के लिए एक सरकारी योजना है। इस योजना में अभी कुछ फेरबदल भी किया गया है। पहले 4 कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन किए जाते थे। इस बार सरकार ने 2 कक्षाओं में प्रवेश बंद कर दिया है। आज हमारे साथ हैं सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय और सरस्वती कॉलेज के डायरेक्टर श्री अशोक कुमार जी पालीवाल। अशोक कुमार जी पालीवाल अनुभवी अध्यापक हैं। इनको आरटीई के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है और हम चाहते हैं कि आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखें ताकि सभी अभिभावकों को आरटीई के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। किस प्रकार हमें आवेदन करना है, किस प्रकार उसके आगे मॉनिटरिंग करनी है और प्रवेश की प्रक्रिया क्या रहती है। सबसे बड़ी बात यह है, समझने वाली और जानने वाली बात, कि हम किस प्रकार से आवेदन करें कि हम अपने बच्चे का प्रवेश आरटीई के अंदर करवा सकें। तो हम बात करते हैं गुरु जी से। नमस्कार गुरुदेव। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं गंगाजल न्यूज परिवार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जो कि समाज में जो आय वर्ग में कम आय वर्ग के लोग हैं तो उनसे संबंधित है। तो इसलिए गंगाजल न्यूज और नागर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। थोड़ा सा पहले तो आरटीई बताइए कि क्या चीज़ है इसकी। एक्चुअल आरटीई जो है ये राइट टू एजुकेशन, तो शिक्षा का अधिकार जो 2010 से लागू किया गया था राजस्थान में अपने शिक्षा का अधिकार, इसमें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 14 वर्ष तक के बालकों को दिया जाता है। अच्छा। अब उसमें जो बालक या बालिकाएं 8 तक के हैं जिनकी आयु वर्ग 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम है, उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है। अब इसके अंदर हर साल गवर्नमेंट एक टाइम फ्रेम निकालती है। टाइम फ्रेम में डेटें मेंशन होती है कि किस किस डेट को और कब कब अभिभावक को क्या करना है, स्कूल को क्या करना है और जो गवर्नमेंट है उनको क्या करना है, उसका एक पूरा टाइम फ्रेम बना रहता है। अच्छा, ये क्या सभी स्कूलों के लिए लागू है? हाँ, ये एक्चुअल अब जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं। अच्छा। तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों की फीसें होती है, तो क्योंकि गवर्नमेंट उनको कोई सहायता देती नहीं प्राइवेट स्कूलों को, तो प्राइवेट स्कूलों की जो फीसें सभी की अलग अलग होती है। जैसी कैटेगरी स्कूल की है वैसे उनकी फीसें होती हैं। तो अब हर अभिभावक जो है वो उस फीस को पे करने में असमर्थ होता है, तो सरकार क्या करती है, उसकी फीस को सरकार पे करती है उनको, प्राइवेट स्कूलों को। ठीक है। तो इसी को लेकर के ये टाइम फ्रेम बनता है। टाइम फ्रेम है, ठीक। मतलब ये सभी जितने प्राइवेट स्कूल है सब पे लागू है? हाँ, ये चाहे भले ही वो सीबीएसई का है, आरबीएसई का है, किसी भी बोर्ड का है, सभी पे ये लागू होती है कि उन बच्चों को उनको शिक्षा देनी ही है प्राइवेट संस्थानों को। तो टाइम फ्रेम के मुताबिक अब 2 अप्रैल से इसमें आवेदन शुरू हो गए? हाँ, 2 अप्रैल से तो मतलब प्रोफाइल अपडेट करनी थी स्कूलों को। अच्छा। और 3 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक है वो अभिभावक जो है वो बालकों के, अब वो उसके अंदर बालकों में ई मित्र पे जाके और फॉर्म भरेंगे बच्चे का, और उन अभिभावकों को ये ऑप्शन रहता है कि 5 स्कूल है वो कोई भी भर सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन में 5 स्कूल है वो अपनी चिन्हित करके उसमें वो अपने फॉर्म, बच्चों के फॉर्म भर सकते हैं। बच्चों के फॉर्म जब भरते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है उनको अपलोड करने पड़ते हैं उसमें ई मित्र पे। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आ जाते हैं? अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो है एक तो दस्तावेजों में मेन जो है वो तो है जाति प्रमाण पत्र। ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र SC ST और OBC के लिए है। बाकी SC ST और OBC, हाँ, बाकी जनरल जो है उनके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और जाति प्रमाण पत्र बालक और अभिभावक दोनों का है। इसके बाद है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र में आप राशन कार्ड ले सकते हो या आधार कार्ड, और बिजली का बिल है तो वो सबमिट कर सकते हो। फिर है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड जो है वो बालक का बना हुआ होना चाहिए।
और फिर बीपीएल, अगर कोई बीपीएल है तो उनको अपना बीपीएल का कार्ड अपलोड करना है। उसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं है कि वो आय प्रमाण पत्र बनाए, बीपीएल के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है। और एससी एसटी के लिए भी आय प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र जो ओबीसी और जनरल कास्ट है उनके लिए ज़रूरी है, और 2.5 लाख से कम आय होनी चाहिए उनकी। जिस अभिभावक की आय 2.5 लाख से ज्यादा है, हाँ, वो इनके पात्र नहीं है, वो आवेदन के पात्र। हाँ, आवेदन के पात्र नहीं। 2.5 लाख आय मतलब उनकी पति और पत्नी मिला करके होनी चाहिए। और उसमें एक्चुअल गवर्नमेंट क्या चेंज करती रहती है, पहले 1 पेज का भी चलता था आय प्रमाण पत्र। अच्छा। हाँ, तो अब उन्होंने क्या किया है, 4-5 पेज का जो आय प्रमाण पत्र होता है वो भर के और उनको देना है, और उसको नोटरी भी करवाना है। उसके साथ में ही बालक का जन्म प्रमाण पत्र भी लगाना जरूरी है। ठीक है। अब जन्म प्रमाण पत्र अगर बना हुआ नहीं है आपका, तो आप जो है एक जो आपका आधार कार्ड है अभी उसको ऐड कर सकते हैं उसमें, डेट ऑफ बर्थ होती है। हाँ। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपको बताया कि 3 से 21 अप्रैल तक इन बच्चों का अभिभावक जो है उनको 5 विद्यालयों में ये करवाना है, फॉर्म अपलोड करवाने हैं। ठीक है। फॉर्म अपलोड हो गए तो इसमें अभिभावक को ये ध्यान रखना है कि जो भी अपने मतलब डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करवाए वो डॉक्यूमेंट स्पष्ट आए। एक तो स्पष्ट मतलब उसमें हाँ स्कैन करते हैं तो वो स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि उसको फिर वापस रीलोड करना पड़ता है, तो ऑब्जेक्शन लगा देती है स्कूल की तरफ से, ऑब्जेक्शन हो जाता है। तो अभिभावक को ये सावधानी रखनी है। उसके बाद ऑनलाइन लॉटरी 23 अप्रैल को होगी। ठीक है। जब ये 18 दिन इनको मिल गए अभिभावक को ये दस्तावेज अपने अपलोड करने और फॉर्म भरने के लिए, तो ये 21 अप्रैल तक तो फॉर्म इनके भरे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 23 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी है वो गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जाएगी। इसमें स्कूल प्रशासन का कोई दखल नहीं? स्कूल प्रशासन का इसके अंदर कोई दखल नहीं होगा, और न ही स्कूल प्रशासन इसके अंदर है वो उसको रिजेक्ट कर सकता है फॉर्म, और न ही उसमें कुछ भी ऐड या उसको हटा सकता है। अच्छा। तो स्कूल के जो भी निजी स्कूल है उन कोई भी हस्तक्षेप वो नहीं कर सकते इसके अंदर। फिर उसके बाद 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय मिलेगा इनको अभिभावकों को। ये अभिभावक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे स्कूलों में। 23 के बाद में? हाँ, जैसे 23 को लॉटरी हो गई, लॉटरी में क्या होगा कि उनके जिन जिन स्कूलों में उन्होंने आवेदन किया है उनका वरीयता क्रम उनके सामने आ जाएगा। अच्छा। कि कौन सी स्कूल में कौन सा नंबर है उनके बालक का, ठीक है ना। तो बालक का नंबर उनके सामने आ जाएगा कि जैसे एक फला स्कूल में 3 नंबर पे है उनका बालक का नंबर, और दूसरी स्कूल में 5 नंबर पे है, किसी में 10 नंबर पे है, किसी में 15 नंबर पे है, या किसी में 50 नंबर पे भी आएगा। क्योंकि जितने फॉर्म भरे जाएंगे उस हिसाब से सभी को वरीयता क्रम मिल जाएगी। तो अब उनको ध्यान ये रखना है कि जो 5 स्कूलें उन्होंने भरी है, सबमिट की है, उसमें से एक स्कूल में उनको रिपोर्टिंग करनी है। अच्छा, जिसमें वो प्रवेश चाहते हैं? हाँ, जिसमें वो प्रवेश चाहते हैं, जिस स्कूल में वो प्रवेश चाहते हैं तो उनमें रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करने के लिए उनको क्या करना है, जो उन्होंने अपलोड आवेदन फॉर्म किए हैं उसके साथ में जो भी ये दस्तावेज अपलोड किए हैं, उन दस्तावेजों की एक हार्ड कॉपी, फोटो कॉपी ले जाके उस स्कूल में जमा करवानी है उनको। तो ये जमा करवाने के लिए उनके पास में जो है आपके ये दस्तावेज जो है 23 अप्रैल से 6 मई तक ये तो विद्यालय जांच करेगा उसमें, और इनके पास 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय रहेगा कि 30 अप्रैल तक ये अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड वहाँ जाके जमा करवा दे जिस विद्यालय में उनको एडमिशन लेना। अब एडमिशन लेने के बाद विद्यालय क्या करेगा कि उन जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं
उनका वो जांच करेगा ठीक है। कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है बच्चे के सही है या नहीं है। और अगर उनको लग रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट्स गलत है तो विद्यालय उसको वहाँ पे एक उसमें रिजेक्शन में डाल देगा कि भाई ये है वो आपको पुनः अपलोड करना है। अच्छा। और सही फॉर्म जो है वो अपलोड करना है। तो उसके लिए अभिभावक को संशोधन करने के लिए भी टाइम मिलेगा। ठीक है कि भाई तो ये यहाँ पे अभिभावक को बहुत ध्यान रखना है। एक्चुअली क्या होता है, जनरली हम देखते हैं हमारे स्कूलों में भी जैसे फॉर्म आते हैं तो क्या होता है कि अभिभावक ने एक बार फॉर्म अपना जमा करा दिया ई मित्र पे। अब ई मित्र पे फॉर्म जमा करवाने के बाद वो निश्चित हो जाता है, हाँ अपना फॉर्म भर गया कि भाई अपना तो फॉर्म भर गया, अब अपने को कुछ नहीं करना है। जबकि जब वो वहाँ पे स्कूल से वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाता है या उस पे वो नोट लगा देते हैं कि भाई इसको पुनः रीलोड करो, तो अभिभावक के पास मैसेज जाता है। अच्छा, जिसकी सूचना मैसेज से जाएगी, जिस जो नंबर दिए हैं अभिभावक ने उस नंबर पे उसका मैसेज जाएगा कि आपका कोई भी दस्तावेज जो है वो उसको आपको रीलोड करना है, वो या तो सही नहीं है या सही से अपलोड नहीं हुआ है या धुंधला अपलोड हुआ है, सही दिख नहीं रहा है। तो इस समय अभिभावकों को बहुत सतर्क रहना है कि वापस वो जाके ई मित्र पे और उस फॉर्म को जो ये दस्तावेज उसने जिस पे रिजेक्शन लगा है उस पे उसको जाकर वापस वो सबमिट करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, जब अब फॉर्म चीज़ सही नहीं है तो स्कूल भी क्या करे। हाँ, तो वो रिजेक्शन जो जहाँ पे भी लगा है तो वो वहाँ पे जाके और ई मित्र। और एक अभिभावकों को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि फ़ोन नंबर वो ही एक्टिव रखे जो उनके पास है या उनके रिश्तेदार के पास है या जो उसको देख रहा है फॉर्म उसके पास है। क्योंकि जनरली क्या होता है, ई मित्र वाले खुद के नंबर डाल देते हैं, खुद के नंबर डाल देते हैं और फिर क्या होता है उनके पास कोई मैसेज जाता नहीं है। मैसेज नहीं जाता है तो जब उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो वो फिर जाके स्कूल वाले से झगड़ा करेंगे कि भाई आपने हमें सूचना नहीं दी। बार इस प्रकार के मामले आते हैं। हाँ, कि भाई हमें तो बताया नहीं, हमने सूचना नहीं दी आपने। अब सूचना आपके गई है फोन पे, परंतु आपने वो फोन नंबर अगर सही नहीं दिया, खुद के नहीं दिए हैं या वो फोन एक्टिव नहीं है या फिर ई मित्र वाले के दे दिए हैं तो उससे क्या हो जाता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सूचना तो जाती है पर उस पेरेंट्स को मिलती नहीं है, तो पेरेंट्स को नहीं मिलेगी तो वो वापस। हाँ, तो वो ये होगा ना, स्कूल अपनी जगह सही है, हाँ, अभिभावक को ये बात पता नहीं, तो वो समस्या आ जाती है। तो ये जो यहाँ पे है उनको बहुत ध्यान रखना है कि जैसे ही उनका कोई भी दस्तावेज है वो सही नहीं है तो उसको वापस रीलोड करें। अब री अपलोड करने के लिए उनके पास टाइम मिलता है कि जैसे 23 अप्रैल से 17 मई तक ये CBO वापस उसको चेक करता है। अच्छा, जो इन्होंने 23 अप्रैल से 12 मई तक संशोधित करने के लिए इनको टाइम था, उस टाइम के बाद में अब विद्यालय रिक्वेस्ट भेजेगा CBO को, हाँ, कि भाई ये है जो हमने इन बच्चों को चयनित कर दिया है और हाँ चयनित हुए हैं और कुछ ये है वो रिजेक्ट भी हुए हैं, तो रिजेक्शन का ये कारण है। तो CBO वहाँ पे जांच करके वापस ये जो वापस री अपलोड हुए हैं फॉर्म उनको वहाँ से वो वेरीफाई कर देगा। अच्छा, तो वेरीफाई करते ही क्या होगा कि उनके पास सूचना चली जाएगी पेरेंट्स के पास कि आपका जो हो गया है ये कैंसिल हो गया। हाँ, या कैंसिल। अब इसके बाद क्या होता है कि 20 मई जो एक डेट रहेगी उसमें शेष समस्त आवेदन ऑटो वेरीफाई हो जाएंगे। अच्छा, ऑटो वेरीफाई का अर्थ ये है कि जैसे कुछ स्कूल ने उन पे कुछ नहीं किया, ठीक है ना, कुछ स्कूल जो ऑपरेटर होगा कंप्यूटर पे उसने अगर कुछ नहीं किया तो अपने आप ही जो वरीयता क्रमांक था उस अनुसार उस स्कूल में वो उन बच्चों का प्रवेश हो जाएगा। हाँ, अब बच्चों के अभिभावक ने भले वो दस्तावेज जमा करवाए नहीं करवाए, एक बार वहाँ पे उनका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटो वेरीफाई। अब इसके बाद पोर्टल द्वारा उपलब्ध RT सीट्स पर चयन करना होता है
अब चयन का प्रथम चरण शुरू होगा। अच्छा। ये आपके रहेगा 21 मई से 25 जुलाई तक। ओ। हाँ, 21 मई से 25 जुलाई तक। ये क्यों रहता है? क्योंकि जनरली क्या होता है कि स्कूलों में जैसे स्टार्टिंग की क्लासें हैं, अब इसके अंदर स्टार्टिंग में क्लासें नर्सरी, केजी, प्रेप, फर्स्ट कोई 4 रखता है, कोई नर्सरी, केजी, फर्स्ट 3 रखता है, कोई केवल 1 ही रखता है, फिर फर्स्ट कर देता है, प्री प्राइमरी में 1 ही रखता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, P+3, PP+4, PP+5 और फर्स्ट। ठीक है। तो ये 4 क्लासें पिछली बार जो है उन 4 क्लासों पे एडमिशन दिया हुआ था बच्चों का। अभी जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, मैं तो कह रहा था 2 क्लासें कम हुई हैं। 2 क्लासें जो हटा दी थी। हाँ। तो अब इन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ने कि 2 क्लासों पे एडमिशन रखा। अच्छा। PP+3 और फर्स्ट। ठीक है। अब PP+3 में एज का फैक्टर रहता है, तो वो पेरेंट्स को ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी एज का बच्चा वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो PP3 में 3 और 4 साल तक का बच्चा, 3 से 4 साल तक का बच्चा जो है, 3 से कम नहीं और 4 से ज्यादा नहीं। 4 से ज्यादा नहीं हो, 3 से कम नहीं हो और 4 से ज्यादा नहीं ठीक है। हो। और इसका जो मानक है वो 31 जुलाई 2024 तक का। ठीक है। 31 जुलाई को मतलब उन्होंने उसको मानक माना है कि इस डेट में बच्चे का जन्म होना चाहिए। बच्चे का होना चाहिए। तो नहीं, 31 जुलाई को मानक माना कि इससे निकालना है आपको 31 जुलाई 2024 से। ठीक है। जो इसकी थी ना कि भाई इस डेट से उसको देखना है कि बच्चा कितने साल का। ठीक है। अब उसके बाद प्रथम चरण में तो ये एडमिशन हो गए। अब क्या होगा कि कुछ स्कूलें ऐसी रहेगी जहाँ पे जिन बच्चों के एडमिशन हो गए हैं वो उन बच्चों ने दस्तावेज जमा नहीं करवाए। ठीक है ना, तो वो जगह खाली रह गई। तो उसके लिए बाद में सेकंड चरण में और एडमिशन होंगे। अच्छा। तो और वो डेट होगी आपके 26 जुलाई से 16 अगस्त तक। ठीक है। 26 जुलाई से 16 अगस्त तक की डेट है वो। उसमें पोर्टल पर आरटी की सीट पर द्वितीय चरण में चुनाव उसमें चयनित होंगे ये। फिर अगर कोई बच्चे बच गए हैं तो उनको ले लेंगे, और उसके बाद भी अगर बच गए हैं तो ये 17 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा। तृतीय चरण और अंतिम चरण। अच्छा। अब इसका चलाने का ये रीजन है कि क्या होता है कि जैसे आपने PP+3 है तो PP+3 हर स्कूल की फर्स्ट क्लास होगी, पहली ही क्लास होगी। तो पहली ही क्लास होगी तो उसमें दिक्कत क्या आएगी कि स्टार्टिंग में जब ये किए हैं तो उनमें बच्चों का एडमिशन होगा ही नहीं। तो बच्चों का एडमिशन नहीं होगा तो इनका निःशुल्क एडमिशन होगा नहीं। सही बात। क्योंकि 25% बच्चों को लेना होता है। तो 3 बच्चों का जब एडमिशन होता है तो 1 का निःशुल्क होता है। सशुल्क 3 का होता है तो 1 बच्चे का निःशुल्क का एडमिशन। अच्छा। तो 3 पे 1 लेना होता है। अब अगर किसी स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है, अगर एडमिशन हुआ ही नहीं अभी तक, तो PP+3 में होगा ही नहीं एडमिशन। तो इसलिए इन्होंने क्या इसको लंबा खींचा है कि 31 जो है अगस्त तक तो एडमिशन हो जाते हैं लगभग स्कूलों में। वो ये है कि भाई इस बार रह गया, अगले स्टेप चरण में देख लो। हाँ, कोई बच्चा रहना नहीं चाहिए, कोई रहना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रवेश हो। अब प्रवेश के लिए विशेष जो है बात वो इसमें ये है कि आप का जैसे आपने किसी दूसरे स्कूल में डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, अब वहाँ हुआ नहीं आपका, तो सेकंड चरण में आप देख सकते हो अगर दूसरी स्कूल में हो जाए तो आप वहाँ जाके एडमिशन आप अपने डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ जाके जमा करवा दें। गुरुजी कई बार ऐसा भी होता है, मान लो मैंने मेरे बच्चे का एडमिशन एक्स स्कूल में करा दिया, लेकिन उसके बाद मुझे महसूस होता है कि यार स्कूल में बच्चा एडजस्ट नहीं हो पा रहा, मैं उसका स्कूल बदलना चाहता हूँ। आरटी में ये कोई ऑप्शन नहीं है बदलने का। बदलने का कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार हो जाए ये बड़ी बात। एक बार हो गया फिर आपको 8 साल उसको उसी 8th क्लास तक। अगर जैसे PP3 में हुआ है तो अब उसकी प्री प्राइमरी क्लासें कितनी हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर 2 है
तो 8 तो वो हो गई, 2 या 10 साल तक वो बच्चा वहीं पढ़ेगा, तब ही उसको निःशुल्क का ये बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, तो अदरवाइज चेंज करते ही वो बेनिफिट हट जाएगा। नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो बच्चे ITE के अंदर जिनके एडमिशन होते हैं, क्या इनको स्कूल की तरफ से किताबें वगैरह है कोई प्रावधान? हाँ, किताबें प्रावधान है, एक्चुअल किताबों का प्रावधान है, पर गवर्नमेंट क्या है, एक फंड जो है ना वो सीमित फंड देती है। अच्छा, जैसे 150-200 रुपए का इनका आता है कि भाई बुक शेयर के रूप में वो उनको देती है। अच्छा, तो ये जो है वो इसका प्रावधान है बुक्स का। 150 और 200 रुपए जो है वो स्कूलों को गवर्नमेंट बुक्स के लिए देती है। तो मतलब किताबें स्कूल वाले प्रोवाइड करवा देते हैं? हाँ। कापियां भी? नहीं, कापियां तो शायद लाते हैं बच्चे खुद ही लाने। बुक शेयर जो है ना वो provide लेकिन फिर भी एक एजुकेशन के अंदर, इतना बड़ा शिक्षा के अंदर फीस का सहयोग समझ आप बहुत बड़ा। फीस का बहुत बड़ा सहयोग है। और अब जैसे कोई बच्चा किसी स्कूल की फीस अगर 20,000 है या 15,000 है, पर गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है कि वो अगर 10,000, 11,000 या 12,000 पर स्टूडेंट देती है, हाँ, तो वो उसको सहयोग मिल जाता है। लेकिन एक बच्चे में कॉन्फिडेंस भी आता है। कॉन्फिडेंस आता है, बिल्कुल। मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूं। बिल्कुल आर्थिक रूप से जो कमजोर अभिभावक है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। अब इसके अंदर 2-3 चीजें और ध्यान रखने की। एक तो कैचमेंट एरिया है। अच्छा, जनरली क्या होता है कि कैचमेंट एरिया के अंदर ही बालक निवासी होना चाहिए। अच्छा, जैसे अपने यहाँ वार्ड बने हुए हैं, ठीक है ना, वार्ड है, और दूसरी जगह जो है गांव के अंदर। अब जैसे किचन का बच्चा यहाँ आके प्रवेश नहीं ले सकता, वो कैचमेंट एरिया से बाहर का है। अच्छा, हाँ, तो गांव के बच्चे अगर कहीं पे रह रहे हैं, उनका जैसे आधार कार्ड या मूल निवासी वगैरह सारे गांव के हैं, तो वो यहाँ अप्लाई करते हैं, तो वो योग्य नहीं। ठीक है। तो कैचमेंट एरिया का ध्यान रखना है। और सबसे पहले तो अपने जो वार्ड है उसी स्कूल में देखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी उसी की होती है। हाँ, क्योंकि अपने वार्ड के आसपास भी स्कूल तो मिल ही जाता है कोई ना कोई। तो उनमें उनको अप्लाई करना चाहिए। और दूसरा है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि कोई भी निजी स्कूल फॉर्म को रिजेक्ट नहीं कर सकती। अच्छा, उनके हाथ में नहीं है? उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, कई बार अभिभावक को लगता है स्कूल वालों ने रख दिया मेरे बच्चे। हाँ, भाई स्कूल वाले ने रख दिया, तो स्कूल वाले के हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम बना है ना, वो सारा मतलब ऑनलाइन प्रोसेस है। अच्छा, आपका लॉटरी में कौन सा टिकट आया, ये नंबर आया है, उस पे डिपेंड करेगा। जैसे अब मेरी स्कूल में किसी का 1 नंबर पे आ गया, तो 1 नंबर पे आ गया, और बच्चे अगर मेरे एडमिशन उस क्लास में 3 बच्चों का हो गया, जैसे इसमें जो डेट दी गई है उसके बीच में, तो उस बच्चे को तो अपने आप वो आ ही जाएगा। हाँ, तो इसलिए किसी भी कोई भी स्कूल फॉर्म को रिजेक्ट नहीं कर सकती। अब इसके अंदर जो PP3+3 और PP+4, PP+5, तो PP+4 और +5 में पिछले साल तो एडमिशन हुए थे, पर इस साल गवर्नमेंट ने ये बंद कर दी। गवर्नमेंट ने ये 2-3 चेंज भी किए हैं, जिसमें एक तो ये चेंज किया है कि पहले 4 क्लासों में देते थे, अब 2 क्लासों में दे रहे हैं। 2 क्लासों में अगर कोई जैसे PP3 चला रहा है और फर्स्ट चला रहा है, तो उनमें दोनों क्लासों में मिलेगी। परंतु अगर कोई PP4 चला रहा है, +4 और +5 चला रहा है, तो उसमें फर्स्ट में ही मिलेगा एडमिशन, क्योंकि बाकी क्लासें उसकी होगी नहीं। क्योंकि 3 और 4 साल की जो एज ग्रुप दिया है ना इसमें, तो 3 और 4 साल का तो PP+3 में होना चाहिए, और फर्स्ट में 6 से 7 साल का। अच्छा, ये भी 6 साल से कम बच्चा है अगर एज है उसकी, तो वो पात्र नहीं उसका। ये टाइम बाउंड जो कर दिया है। हाँ, ये टाइम फ्रेम उधर ही नहीं है, इधर भी टाइम फ्रेम है। हाँ, इधर वो एज का है, एज का टाइम फ्रेम है। एज एक्चुअल क्या है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है ना, उसके अंदर फर्स्ट क्लास में बच्चा 6 साल से कम का होगा तो एडमिशन हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि फर्स्ट क्लास में जो बच्चा आएगा उसकी उम्र 6 साल होनी चाहिए मिनिमम। हाँ, मिनिमम, और मैक्सिमम 7 साल। तो 6 से 7 साल के लिए ये फाउंडेशन यही है।
जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है उसके रूप में ये ध्यान रखना। मतलब अगर कोई दिक्कत वाली जगह है तो ये है। हाँ, तो ये ध्यान रखना है एक तो। और परिक्षेत्र बताई दिया, उसी परिक्षेत्र का होना चाहिए। कागज साफ सुथरे स्कैन कराओ। हाँ, स्कैन करवाना है, कागज जो दस्तावेज हो वो बिल्कुल साफ सुथरे हो। और कुछ चीज़ें पेरेंट्स को अपने बताई, जैसे कि उनको सजग रहना है, बस मेन चीज़ तो ये। हाँ, क्योंकि वो एक बार अपना फॉर्म जमा करा के फ्री हो जाते हैं कि भाई हमने तो फॉर्म भर दिया है, अब नंबर अपने आप आ जाएगा। तो अपने आप का मतलब ये भी नहीं है कि आपको वापस भी रीअपलोड भी करने पड़ सकते हैं, या जो वहाँ से सूचनाएं आती है तो उसका ध्यान रखते हुए और उनका निवारण करते हुए वो अगर करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कि समझने की बात यह है कि आरटीई के तहत आप अपने बच्चे का आवेदन करवा सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपके लिए सजगता होना बहुत जरूरी है। सजग होना बहुत जरूरी है। आप ये सोचें कि भाई अपन ने तो आवेदन कर दिया और अपना काम हो गया। हाँ, नहीं। तो केवल आवेदन करने से काम नहीं होगा, आपको दस्तावेज भी ले जाके उस स्कूल में भी जमा करवाने हैं जहाँ पे आपको प्रवेश दिलवाना है। क्योंकि प्रवेश दिलवाने से पहले आप उन सारे दस्तावेजों को ले जाके स्कूल में जमा कराओगे, तब वो स्कूल वाला उस पर एक्शन लेगा कि भाई हाँ, दस्तावेज आ गए हैं इन बच्चों के और इन बच्चों को मेरे को एडमिशन देना। और फिर वो वरीयता क्रम भी देखेगा, क्योंकि जो पहले वरीयता क्रम में होगा उनका नंबर पहले आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है अभिभावकों को विशेष रूप से। मुझे उम्मीद है ये जानकारी सब अभिभावकों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। आरटी के तहत जो भी अपने बच्चे का आवेदन करना चाहते हैं वो गुरुजी की बात को ध्यान से सुने। ये वीडियो कृपया सभी पूरा देखें ताकि आपको आरटी के बारे में अत्यधिक जानकारी मिल सके और इसके माध्यम से आप अपने दूसरे जान पहचान के लोगों को भी इसके बारे में बता सकें। धन्यवाद।